हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 11 स्टूडेंट में। तो आज हम बात करने वाले क्लास 10वीं के पहला चैप्टर जिसको हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण बोलते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर थे सबका यहाँ पे संपूर्ण जो है हल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपने देखते हैं सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला है। अब इस तरीके से हम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके उत्तर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। मतलब कि इसके कहने का अर्थ है कि इसलिए हम लोग उसको साफ करते हैं मैग्नीशियम रिवर को, ताकि क्या हो, जब उसको जलाया जाए तो क्या होता हो, वो वायु के संपर्क में ही रहे, उससे क्या हो, उसका संपर्क टूटे ना, ताकि वो जल्दी जल के ख़त्म हो सके। इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है। संतुलित समीकरण के बारे में और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दिया। यदि आप उसको नहीं देखे तो जाके आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो यहाँ पे जो दिया गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोक्लोराइड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन से क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो इसके लिए हम आपको समीकरण बता देते हैं। तो यहाँ क्या, हाइड्रोजन को हम लोग किससे लिखते हैं, तो H2 से लिखते हैं जी। आगे हम लोग क्या देखते हैं, क्लोरीन को किससे लिखते हैं, तो यहाँ से Cl से लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे Cl2, ठीक है। यहाँ पे एरो दे के क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, HCl हो जाएगा। और इस तरीके से जो HCl बनेगा, इसको हम लोग को संतुलित करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन अगर 2 पूरा करना होगा तो हम लोग यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से जो हमारा ये रासायनिक समीकरण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये फर्स्ट वाले का इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं। बेरियम क्लोराइड बोल रहा है, तो तो यहाँ पर हो जाएगा Ba, और क्लोराइड के लिए क्या करते हैं, Cl, तो यहाँ पे BaCl2 हो जाएगा, BaCl2 हो जाएगा। यदि आपको ये नहीं बनाना आता तो इसका भी एक वीडियो बनाया गया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे है, ये क्या है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट दिया है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट का हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल थ्रायस, Al2SO4 का होल थ्रायस, ठीक है। Al2SO4 का होल थ्रायस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो हो जाएगा यहाँ पे बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पर हो जाएगा बेरियम सल्फेट का BaSO4 हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा। प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3 हो जाएगा, AlCl3। अब इस वाले में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो सबका बैलेंस है, सभी जहाँ पे जो तत्व है सभी बैलेंस है, क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं कि एल्युमिनियम कितना है जी, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2 दिया गया है। तो इस तरीके से यदि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एल्युमिनियम यहाँ पे 2 हो जाता है, लेकिन क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से जब क्लोरीन की संख्या 6 हो जाएगी तो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इस वाली जगह पर क्लोरीन की संख्या 2 दिया गया है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्लोरीन तो संतुलित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि बेरियम जो है, यहाँ पे ये जो बेरियम है, ये बेरियम क्या होता है कि यहाँ पे 3 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बेरियम कितना है, यहाँ पे बेरियम 1 है। तो इसको भी 3 करने के लिए हम लोग यहाँ से करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे देखते हैं हम लोग का समीकरण क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, सोडियम प्लस जल और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। तो इस वाले को आप कर बताइए कि कैसे ये बनता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसको जब बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस तरीके से जो अभी हमने पीछे किया है वही वाला सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से करेंगे तो इसको हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि जब बेरियम क्लोराइड मतलब कि BaCl2, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, आगे क्या है,
विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड, इसको सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का फार्मूला। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, समीकरण इस तरीके से बनेगा। और जो भी बचेगा BaSO4, तो यहाँ पे लिखना है आपको BaSO4, BaSO4, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको संतुलित करने के लिए आप इसको संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको संतुलित कर सकते हैं। इस तरीके से यदि हम देखेंगे कि यहाँ पे भी जो क्लोरीन है यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है। तो इस तरीके से क्लोरीन बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है जी, तो NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH। यहाँ पे लिख देते हैं Na, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं NaOH प्लस, इसके बाद क्या दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब कि HCl। ठीक है, इस तरीके से। तो Na इसके जाएगा, Cl के साथ जाएगा और OH इसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl बन जाएगा और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इस वाले अभिक्रिया को हम लोग किस में पढ़ना है, तो अभी जब हम लोग अम्ल क्षार पढ़ेंगे तो उसमें करना है। तो जब अम्ल का अभिक्रिया क्षार के साथ होता है तो लवण और जल बनता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो आपको बता दें कि जो CaCO3 होता है, ठीक है, CaCO3 होता है, वो क्या होता है, उसके साथ क्या करते हैं हम लोग, तो ये सफ़ेदी करने से जो संगमरमर प्राप्त होता है उसे। लेकिन यदि सफ़ेदी क्या करने के लिए पूछेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, ये CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ऊपर में लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया करवाइए। जैसे कि आपको यदि हम चूना पत्थर बोल दे, भी बुझा हुआ चूना, तो इसके यदि हम H2O से अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सा बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। इस तरीके से परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है। इस तरीके से आपको यदि क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा तो ये क्रियाकलाप में का है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, इसमें हम लोग को बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें हम आपको उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताएं कि जिस भी अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का कमी होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ये उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है जी, ये उपचयन अभिक्रिया है। लेकिन यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की अधिकता हो तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कि ये अपचयन अभिक्रिया है। क्या ये अपचयन अभिक्रिया है। ठीक, यही यहाँ पे भी बताया गया है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे जब यहाँ पे Pb पर ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे जाते वक्त यहाँ से Pb से ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई। जब किसी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, शीशा अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास हम लोग जाते हैं इस तरीके से। तो कार्बन देखते हैं, कार्बन में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं कि कार्बन जो है वो क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑप्शन वाला सही हो जाएगा कौन हो जाएगा, ए और सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है इस वाले कौन से अभिक्रिया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम है ये देखिए, ये आयरन को क्या कर दे रहा है, उसके विलयन से विस्थापित कर दे रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर बनाइए। तो क्या होता है अभी आपको यहाँ पे बता देते हैं।
तो थोड़ा कलर चेंज करते हैं यहाँ से, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लो चूड़ बोल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग को लेना है आयरन प्लस HCl लेना है, HCl लेना है, HCl हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर तो ये जो होता है आयरन, इसको क्या कर देगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे बनेगा FeCl2, क्या बन जाएगा, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा कि जब भी किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो कौन सा बनता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग, चौथे वाले पे। संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो, ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसको अब संतुलित क्यों किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, मतलब कि जब उत्पाद और अभिकारक के दोनों तरफ के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाएंगे, परमाणु संख्या समान हो जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये संतुलित है और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसको संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, अब निम्नलिखित कथनों में समीकरण के रूप में संतुलित कीजिए। तो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कर अमोनिया बनता है, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया होता है तो अमोनिया बनता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे हम लोग N2 प्लस हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे H2, और जब इसका अभिक्रिया हो जाएगा तो बनता है अमोनिया, जिसे हम लोग इसका फार्मूला होता है NH3। अभी आप देखिए नाइट्रोजन 2 है ना, नाइट्रोजन कितनी है, 2 है, तो इसको 2 करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना हो गया, 6 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, तो यहाँ पे 3 से करेंगे मल्टीप्लाई और ये रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, H2S बोलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का किससे विक्रिया होता है, वायु, जब वायु से दहन होता है। ठीक है, वायु में दहन होता है, जब वायु में दहन होता है तो क्या बनता है, बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और H2O बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और क्या बनता है, H2O बन जाता है, H2O बन जाता है। अब इसको संतुलित समीकरण लिखना होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सल्फर जो कितना है 1 है, और यहाँ पे भी कितना है 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इस तरीके से हमको इसको यदि पूरा करना होगा तो हम यहाँ से कर देते हैं, क्या यहाँ से कर देते हैं, हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, तो इस तरीके से यदि हम इसको करते हैं तो यहाँ भी करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ से कर देंगे यदि 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ से 3 पे, तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो रासायनिक समीकरण यदि आपको संतुलित नहीं करने आ रहा है तो आप हमारे वीडियो में जाकर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है, ये अभी हमने पीछे इस क्वेश्चन को क्या किया था, सॉल्व किया था, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया एक पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इस वाले अभिक्रिया को आप कर सकते हैं, बेहद ही सिंपल है, इसके पीछे हमने भी आपको बताया था। तो यहाँ पे पोटेशियम धातु बोल रहा है, तो पोटेशियम धातु को हम लोग के से दिखाते हैं, पोटेशियम धातु को, और किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ, तो मतलब H2O के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ये बना क्या रहा है, तो ये बनाएगा KOH बनाएगा, ठीक है, जिससे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देगा, और हाइड्रोजन गैस का ये निर्माण कर देगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पोटेशियम 1 है, यहाँ भी पोटेशियम 1 है, इस तरीके से यहाँ पे O1 है, यहाँ पे O1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यह करना होगा 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा,
और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रासायनिक समीकरण, ये क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है 6वां वाला, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखे। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पे इसको संतुलित किया गया है। आप इसको डिटेल से अपने कॉपी पर उतार कर इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग 7वें वाले पे चलते हैं। तो आप निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना बताया गया है, तो आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है, इस तरीके से इन सभी का क्या करना हम लोग को रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए लिखा गया है। तो रासायनिक समीकरण आप संतुलित कर सकते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या बताइए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं वे अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हम लोग यदि कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाएंगे CO2 और ऊष्मा मुक्त होगी। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे जब शोषण होती है, जो शोषण होती है वो भी क्या होती है, एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। वे अभिक्रिया जिनमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आयरन है, इसका इसमें क्या हुआ अभिक्रिया हो गया, तो ये क्या होगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। 10th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं इसे, इसका वर्णन करना है। तो पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। जब हम लोग का शरीर का पाचन होता है तो हमें एक ऊर्जा मिलती है, तो इस ऊर्जा से हम क्या होता है, जो हमारा शरीर ऊर्जा मुक्त करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। अतः शोषण क्या है, एक ऊर्जा, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जहाँ पे भी हमको ऊर्जा मिलेगा वो क्या है, ऊष्माक्षेपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इस अभिक्रिया यहाँ पे अभिक्रिया दिया गया है C6H12O6 + O है, और यहाँ पे CO2 + H2O बन रहा है, तो ये क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे हम लोग देखते हैं वियोजन को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो संयोजन होता है उसमें 2 अभिकारकों के मिलने से एक उत्पाद का निर्माण होता है, लेकिन ठीक उसी के विपरीत जो है जो वियोजन होता है, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिक्रिया से 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। तो यहाँ देख सकते हैं 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण, और यहाँ से एक अभिकारक मिलकर 2 उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो इस तरीके से संयोजन को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत बताया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में जानते हैं। कैल्शियम CaO का नाम बताइए। तो ये क्या है, चूना पत्थर है। ये क्या है जी, ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना है। CaO का सामान्य नाम का बिना बुझा हुआ चूना, ये नहीं है। आगे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का मुख्य संघटक क्यों होता है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारकीय पदार्थ है, यह एसिड को उदासीन कर देता है। तो आपने सुना होगा कि जब भी लोग के पेट में क्या होता है, गैस बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनो लेकर आते हैं और उसे पानी में घोल कर क्या करते हैं, पी जाते हैं। तो क्या होता है, एक एंटासिड होता है, क्योंकि एंटासिड होता है उसमें एक क्षारकीय पदार्थ होता है जो हम लोग के पेट में जो अत्यधिक अम्ल होता है उसको क्या कर देता है, क्षारकीय कर देता है, उदासीन कर देता है। इस तरीके से वो क्या कर देता है, अच्छा कर देता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है। तो ठोस अवस्था के लिए सॉलिड, द्रव अवस्था के लिए लिक्विड, गैस अवस्था के लिए G और जलीय विलयन के लिए एक्वस का प्रयोग किया जाता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिवर को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। अब क्या होता है तो इसको देख लेते हैं हम। यह सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसका फार्मूला भी आपको यहाँ पे इसका रिएक्शन भी बता देते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फार्मूला हो जाएगा, मैग्नीशियम का फार्मूला हो जाएगा Mg, ठीक है। मैग्नीशियम का फार्मूला Mg + O2, और जब बनेगा, जब रिएक्शन होगा, जब इसमें आग लगेगा, जब दहन होगा तो यहाँ बनेगा MgO। क्या बनेगा जी, MgO बन जाएगा। और जब ये MgO बनता है, यहाँ पे यदि हम 2 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा। इस तरीके से ये समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये इसको हमने अभी देखा था, शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं।
अब उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वसा अथवा तैलयुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस उपयुक्त होती है? तो हमने आपको बताया था जब हम उसमें पढ़ा रहे थे, तो ये क्या था, उसमें नाइट्रोजन गैस क्या करते हैं? भरते हैं। ठीक है, थैली में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस युक्त किया जाता है। उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंध नहीं होते। विकृत गंध क्या होता है? जिससे हमारा तैलीयुक्त खाद्य पदार्थ जो होता है, सामग्री जो होता है, वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, वसा अथवा तैलीयुक्त खाद्य सामग्रियों के उपचयन में कौन से गुण आ जाते हैं तो विकृत गंधित हो जाते हैं? ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, वसायुक्त अथवा तैलीय सामग्री को उपचयन की गति धीमी करने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय लिखे। तो वायु रोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। थैली से ऑक्सीजन को हटाकर यदि हम लोग उसमें नाइट्रोजन भर देते तो वहाँ पर संभावना खत्म हो जाती है बिल्कुल से। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जिसमें अभिकारक में यदि आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे बोलते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है और उससे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दूध से दही बनना और लोहे पर जंग लगना। ये दोनों क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये रासायनिक समीकरण हो जाएगा। आगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में हम लोग बात करते हैं। रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो भाग होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे बोलते हैं अभिकारक। और जो क्या होते हैं? अभिक्रिया से उत्पन्न जो पदार्थ होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? ये दोनों हम लोगों का हो जाएगा। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक, और जो अभिक्रिया के दौरान उत्पाद निर्माण होगा उसे हम लोग जो बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? CO2। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक है और इसमें CO2 क्या है? उत्पाद है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो तीर के बाईं ओर तथा तीर के दाईं ओर परमाणु की संख्या यदि समान नहीं है तो उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, यदि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2Mg + O2 है, MgO है, तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। लेकिन इधर वाले साइड RHS में देख लेते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की संख्या कितनी है? 1-1 है। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण ये क्या है? संतुलित नहीं है। तो इसी को हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यदि MgO की बात कर लेंगे, MgO की बात कर लेंगे तो MgO क्या है? यौगिक है। दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलेंगे तो क्या बनते हैं? यौगिक का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, H2O दिया गया है, H2SO4 दिया गया है, Cu दिया गया है, CuSO4 दिया गया और AlO3 दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी जो है ये क्या है? ये सभी जो है ये क्या है? किसके उदाहरण है? तो ये यौगिक के उदाहरण है। तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होती है या ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण सहित दीजिए। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब होगा तो यहाँ पे N2 बनेगा और उसके साथ ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषण हो रहा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण तो इसको हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ये भी हमने आपको बता दिया है। तो ये भी क्वेश्चन क्या आ जाएगा? खत्म। इसके आगे हम लोग चलते हैं, उपचयन और अपचयन में अंतर बताइए। तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बताना चाहते हैं। तो जो उपचयन होता है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है उपचयन में। लेकिन यदि आप ये किसकी बात हम कर रहे हैं? तो ये उपचयन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये उपचयन की बात हो रही है। यदि हम अपचयन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की अधिकता होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये अपचयन है। ठीक है, ये क्या है? ये अपचयन हो गया।
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हम क्या बता दिए, आपको यहाँ पे अंतर बता दिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो एक भूरे रंग का चमकदार यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। अब इसमें आपको तत्व यक्ष एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम ये दोनों बताना है। तो तत्व जो यक्ष है वो क्या है, कॉपर है। काला रंग यौगिक पर कॉपर ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यदि आप इसका रिएक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर Cu जो है इसका विक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर 2Cu हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे चलेंगे हम लोग। संक्षारण क्या है, तो जब मतलब कि जब नमी आर्द्र वायु की उपस्थिति में किसी धातु को रखा जाता है तो वो जो धातु होती है वो संक्षारित होने लगती है, उसका क्षरण होने लगता है, उसी को हम लोग संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। जब खुली वायु, नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु आती है तो इसकी सतह पर वायु की धातु अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेता है जिससे धातु क्षय होने लगता है। इस परिघटना को संक्षारण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आएगा। संक्षारण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, आगे चलते हैं हम लोग। तो रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए क्या करता है, समीकरण को संतुलित किया जाता है। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है, ताकि वो वायु के संपर्क में रहे। ऐसा पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग कर चुके थे। उस अभिक्रिया के नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित होता है, तो वो अवकरण अभिक्रिया होता है, जिसमें से क्या होता है, निर्माण। उस अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन निष्कासित होता है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है हमारे बीच, तापीय वियोजन क्या है, तापीय वियोजन क्या है उसका उदाहरण दीजिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, उसे तापीय वियोजन बोलते हैं। मतलब कि जब किसी अभिक्रिया में क्या देंगे हम लोग, ताप देंगे, तो वो दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा या टूट जाएगा, उसे हम लोग तापीय वियोजन बोलते हैं। इसके उदाहरण के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे इसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे इसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे जैसे कि ठीक है, इसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं CaCO3, ठीक है। इसको जब हम लोग उष्मा देंगे, ताप देंगे, तो ये टूट जाता है CaO में, ठीक है, CaO में। और क्या किस में टूट जाता है, CO2 में टूट जाता है। ये इसमें दोनों में टूट जाता है। ये किस में टूट जाता है, CaO और CO2 में टूट जाता है। इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड विघटित हो जाता है, जैसा कि हमने ऊपर अभी आपको बताया है। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा क्वेश्चन ये क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।